कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वेनलिंग को दिखाया जाता है, जो कि हमारी मेन लीड हीरो एजिंग से शादी करने जा रही होती है और मन में सोचती है कि 10 साल से जिसे मैं पसंद करती हूँ फाइनली मेरी उससे शादी होने जा रही है। वो जैसी नीचे उतर कर आती है, वेनलिंग को रिंग पहनाने जा रहा होता है एजिंग, लेकिन कुछ देर बाद वो उसको कहता है कि इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता तो है कि ग्रैंडफादर की वजह से ही मैं शादी कर रहा हूँ। तो वो खामोश हो जाती है। वहां पर दिखाते हैं कि एजिन की पहली मोहब्बत जिसका नाम चूसी है वो वहां पर एंटर करती है और आकर कहने लगती है कि तुम दोनों की शादी के बहुत मुबारक, और वैसे भी मैं अब्रॉड चाह रही हूँ, तुम लोग आपस में खुश रहना। जिसे देखकर एजिन का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसकी फर्स्ट मोहब्बत होती है। वो ये बात कहकर चली जाती है। एजिन उसके पीछे जाने लगता है, वेनिंग उसको रोकने लगती है। तो ग्रैंडफादर भी कहने लगते हैं कि इसकी ये जुर्रत चूसी यहाँ पर क्यों आई है। तो वहां पर ही एजिन कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसा आप कह रहे थे मैं शादी वैसे करते रहा हूँ। और वहां पर ही बीच में वेनलिंग जैसी बोलती है, वो उसको टोक कर कहता है कि मुझे पता है कि मुझे ड्रग देने वाली तुम थी, और वैसे भी मेरे बेड तक तो तुम पहुंच गई थी, अब तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो उसको यकीन भी दिलाती है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, इन सबके पीछे शूसी थी। वो वहां पर गिरती है, ग्रैंडफादर बीच में बोलने लग रहे होते हैं, देखिए वो जाने लग रहा होता है, वो उसको रोकती भी है, वो चला जाता है, वहां रिंग गिर जाती है। ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर दिल टूट जाता है वेनलिंग का। फाइनली 3 साल का गैप दिखाया जाता है। सो रही होती है वेनलिंग और वहां पर ही वो वही शादी का बुरा दिन याद कर रही होती है, जिसे सोते सोते वो उठ जाती है। और वहां पर ही साइड टेबल पर वो फोटो फ्रेम देखती है चूसी की, जो कि एजिंग के साथ होती है, वो उसकी पहली मोहब्बत है। तो वो मन में सोचने लगती है कि 3 साल से तुम हमेशा से हमारे दरमियान ही रही हो, चाहे तुम अब्रॉड ही क्यों ना थी, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा है वेनलिंग ने, और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ, और इसके फादर को ये बात मुझे जल्द बतानी पड़ेगी। और सुना है कि तुम वापस भी आ रही हो। वो जैसे ही नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए जाती है कुछ बनाकर एजिन के लिए, और यही सोचती है कि वो प्रेगनेंसी का बताएगी, और बता भी देती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वहां पर जैसे ही वो चूसी को देखती है जिसने शर्ट पहनी होती है एजिन की, जिसे देखते ही वो चौंक जाती है। वो उसको देखकर कहती तुम वापस आ गई। वो उसको कहती है ऑफ कोर्स, मैं जैसे ही आ गई थी तो मैं एजिन के पास ही आई हूँ। तो एजिन उसको कहता है अंदर जाकर चेंज कर लो। वो जैसे ही चेंज करके आती है उसको विलन अंदाज में देखती है और चली जाती है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि अब हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए, अब हमारा वक्त खत्म होता है। तो वो उसको कहती है कि डाइवोर्स क्यों, तुम तो बिल्कुल मेरे साथ 3 साल से ठीक जा रहे थे। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि नहीं, अब हमें डाइवोर्स लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा फर्स्ट लव वापस भी आ चुका है। और वो ये सारी बातें कर रहा होता है और उसको सीनरी देकर कहता है कि ये सीनरी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी ना, तो इसको कंपनसेट समझ लेना, समझो डाइवोर्स का। जैसे ही वो सीनरी देखती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सीनरी इसको बहुत पसंद थी और इनकी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी होती है। और वो रोकती भी है एजिन को कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो तुम जल्दी आ जाना। पहले तो वो इनकार कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इसका लटका हुआ मुंह देखता है और उसको कहने लगता है कि ठीक है मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगा, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है। जैसे ही वो ये सब कुछ सोच रही होती है तो वो कहती है कि मुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे भी मुझे डाइवोर्स देने जा रहा है, लेकिन इस बच्चे के लिए मुझे अपने आप को ठीक तो रखना होगा। वो ये कुछ सोच रही होती है, उसकी क्लाइंट आकर कहने लगती है कि आपकी एक और क्लाइंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, आपको बाहर जाना होगा। जैसे वो ये बात सुनती है तो वो तुरंत बाहर भागती है, उस क्लाइंट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हारी 2-3 क्लाइंट से मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उस ऑर्डर को मना कर दिया है। जिसे देखकर वो कहती है कि नहीं, मेरे बगैर इस ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन वो उसको नखरा दिखाकर चली जाती है। अंदर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके पूछने लगती है मैंने कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अपनी खास कॉलीग से भी ये सब कुछ जानती है कि तुमने किसके कहने पे ये सब कुछ किया था। वहां पर दिखाते हैं कि आ जाती है चूसी, और जैसी वो आकर बैठती है तो इसको पता लगता है ये सब कुछ उसने इसके पीछे किया था। वो उसको कहती भी है कि तुम्हें हमारी कंपनी के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इसके बारे में मुझे इजाजत दी गई है। कि अचानक वहां पर दिखाते है कि एजेंट आता है, और जैसे ही वो आता है तो उसको देखकर चूसी खुश होने लगती है। अब वो भी जैसे ही आता है वो आकर बताने लगता है कि मैंने इसको ये इख्तियार दे दिया है कि वो जैसा चाहे कंपनी में इंटरफेयर कर सकती है। जिसे देखकर वो हैरान होती है और उसको कहने भी लगती है ये कंपनी के फायदे के लिए मैं कह रही थी। तभी फिर वो ज़्यादा उसको भाव नहीं डालता है, उसको इग्नोर करता है और इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी फिर वो एक्सक्यूज़ करके वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो वो अपनी बेबी को सॉरी कर रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगी, लेकिन मैं फ़िलहाल तुम्हारे फादर को ये बात नहीं बताऊंगी। कि अचानक से पीछे से आ जाती है चूसी और आकर फिर से उसको बुली करने की कोशिश करती है और कॉलेज डेज की याद कराती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज डेज से ही एजिंग पसंद करता है चूसी को और उसको कहने लगता है कि ग्रैंडफादर, आपको पता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको पसंद करता हूँ। लेकिन ग्रैंडफादर को शुरू से ही चूसी पसंद नहीं होती है और वहां पर वो रोने लगती है तो उसको प्रोटेक्ट करने लगता है।
तभी वो कहती है कि तुम्हें वो अब भी बहुत पसंद करता है। वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद करता है, क्या वो तुम्हें भी पसंद करता है कि नहीं। तो वहाँ पर ही वो खामोश हो जाती है। अब वो जानबूझकर उसको जेलस कराने की कोशिश करती है। वहाँ पर कुछ कॉलीग्स भी आते हैं और आकर कहने लगती हैं कि सुना है कि वैनलिंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और फू फैमिली ने इसको समझे एक तरह से अडॉप्ट किया है और यहाँ का इन्होंने इसको डायरेक्टर भी बना दिया है। अब वो इस तरह की बातें वगैरह कर रहे होते हैं और उसको बातों बातों में कहते हैं कि तुम्हें एक पार्टी में आने की ज़रूरत होगी, जिसे देखकर वो इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसको जिस तरह से बुली करते हैं वो आने के लिए मान जाती है। दिखाया जाता है कि उस पार्टी में सब लोग होते हैं और एजिंग के साथ चूसी भी होती है, जिसे देखकर सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं और मुंह तोड़ जवाब देने लग रहे होते हैं वेलिंग को, लेकिन वो भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। सब यही जता रहे होते हैं कि फू फैमिली ने इस पे बहुत एहसान किए हैं, लेकिन वो साफ कहती है कि यहाँ पर मेरी डायरेक्टर की पोजीशन मेरे डैड की वजह से नहीं है बल्कि मेरी वजह से है। अब सब लोग कुछ ज़्यादा बोल रहे होते हैं तो बीच में एजिंग कहने लगता है क्लाइंट को कि तुम्हें हमारी फैमिली मैटर में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, तो कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो। वो वहाँ पर ही एक्सक्यूज़ करने लगती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही फिश वगैरह देने लगती है चूसी एजिन को, तो बीच में वेलिंग कहने लगती है कि इससे इसका स्टमक खराब होगा तो इसको मत दो, लेकिन वहाँ पर ही एजिन उसे फिश लेकर खाने लग रहा होता है, जिसे देखकर वेलिंग थोड़ा सा चौंक जाती है और वहाँ पर ही वो खुश भी हो रही होती है चूसी के वो अपने कामयाब हो रही है इशारों में, और वहाँ पर ही दिखाती है ये सब कुछ देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी फिर उसकी तबीयत खराब होती है, वो बाहर निकल आती है। बाहर आकर वो मेडिसिन लेने लगती है तो वहाँ पर ही आता है एजिंग और उसको कहने लगता है तुम मेडिसिन ले रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो उसको कुछ बताने लगती है कि अचानक पीछे से चूसी आ जाती है, इन दोनों को एक नहीं होता देख सकती, और बीच में कहने लगती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। वो उसको कहता है कुछ भी नहीं। तो उसको कहने लगती है कि मैंने बहुत ड्रिंक पी है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे। तो वो उसको कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी फिर वो उसको बाय करती है और वो चली जाती है एजिंग के साथ, जिसे देखकर दिल टूटने लग रहा होता है वेलिंग का कि वो उसे आखिर पसंद क्यों नहीं करता है। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही घर में जाती है वेलिंग, वो वहाँ पर ही बैठ जाती है और ये सब कुछ सोच रही होती है कि मुझे अब डाइवोर्स दे देना चाहिए एजिंग को, क्योंकि उसका फर्स्ट लव वापस आ चुका है। वो ये सारी चीज़ें सोचती है और वो उस पेपर पर साइन कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि कंपनी में वेलिंग काम कर रही होती है। उसकी कॉलीग आकर कहने लगती है कि एजिंग और चूसी के रिलेशन को लेकर बहुत लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, इस तरह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अब 2-3 लोग आकर इसको इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान होती है और वो जैसे ही जाती है जाकर एजिंग को कहने लगती है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है, लेकिन वो उसको ताना देने लगता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने वाली तुम थी। तो वो हैरान होती है कि तुम मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम जेलस हो रही हो, तुम इस वजह से ये सारी हरकत कर रही हो, वरना तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और वो उसको फिर से बातों बातों में डाइवोर्स की भी बात कह देता है। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वो डाइवोर्स पेपर उसके सामने रखती है। वो जैसे ही ये देकर चली जाती है, जिसे देखकर उसको कुछ कुछ होने लगता है और वो उसका सिग्नेचर भी देख लेता है और परेशान होकर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि चूसी इन दोनों को अलग करने की प्लानिंग कर रही होती है कि 3 साल बाद मैं वापस आ गई हूँ, अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा ही करूँगी। सीन शिफ्ट होता है। वेनलिंग वेट कर रही होती है चूसी का, क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट की फिल्मिंग करनी होती है। जैसे ही वो लेट आती है तो वो आकर एटीट्यूड दिखा रही होती है, लेकिन वेनलिंग उसको क्वेश्चन करने लगती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो। वो अनप्रोफेशनल उसको जवाब देती है और एटीट्यूड दिखाती है। तो वेनलिंग कहती है इस प्रोजेक्ट की फिल्मिंग अब नहीं होगी, जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है चूसी को, ये तुम कैसे कह सकती हो। वो जिस तरह के जवाब देती है तो वेनलिंग हार मान जाती है और कहने लगती है कि चेंज करो, मैं आती हूँ। वो जैसे ही बाथ एरिया की तरफ जाती है, उसकी क्लाइंट भाग कर आकर कहने लगती है कि आप जाकर अंदर देखिए मेकअप रूम में चूसी ने क्या प्रॉब्लम की हुई है। जैसे ही वहाँ पर आती है वो देखती है नीचे चीज़ें गिरी हुई है। वो आकर क्वेश्चनिंग करने लगती है, लेकिन वो एटीट्यूड दिखाती है कि मेरी मर्जी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। वेनलिंग उसको समझाने की कोशिश करती है तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे प्रोफेशन में इसको खतरा हो सकता है। तो वहाँ पर जैसे ही एजेंट आता है, जिसे देखकर वो खुश होने लगती है और आकर जैसे उसको ये शिकायत मिलती है तो एजेंट आकर सारी तारीफें करने लगता है चूसी की और उसी की साइड लेने लगता है, जिसे देखकर हैरान हो जाती है वेनलिंग। और वहाँ पर इनकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी चलती है इस चीज़ को लेकर। वो एजेंट को कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि इसका ये अंदाज ठीक नहीं, इससे इसके फैंस इंप्रेस नहीं हो सकते हैं, आइंदा इसको कहना एहतियात करना, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि एजेंट उसी की साइड ले रहा है। तो ये बात कहकर चली जाती है। तभी फिर वो थैंक्स करने लगती है एजेंट का, तो वो उसको कहने लगता है कि इट्स ओके, तुम्हारे लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। वो जैसे ही कार में जाकर बैठता है तो वो बातें सोचने लग रहा होता है वेनलिंग के बारे में। वहाँ पर सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर कि इस प्रोजेक्ट की हीरोइन तो सिर्फ और सिर्फ चूसी है। कि अचानक वहाँ पर हीरो एंटर करता है उस प्रोजेक्ट का, जिसका नाम जोयू है, जो कि बेस्ट फ्रेंड भी होता है वेनलिंग का, जिसे देखकर वो चौंकती है और डर रही होती है कि एजेंट इन्हें देख ना रहा हो। तभी फिर
वो इससे बातें कर रहा होता है कि अचानक कार से निकल कर आता है एजिंग। तो इनको लगता है कि वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन सामने से चूसी आती, वो आकर उसको हक करता है और उसको कहने लगता है आओ मैं तुम्हें लेके जाऊं। जिसे देखकर सोयू हैरान होता है कि तुम्हारा हस्बैंड है और ये इसके साथ क्या करे, इसी ने तो इसको ड्रग दिया था। तो उसको कहने लगती है कि उसका फर्स्ट लव है। तो उसको कहता है ये कैसे हो सकता है, इसी ने इसको ड्रग दिया था और इसके बारे में तो मेरे पास एविडेंस भी है। वो एविडेंस जैसे इसको दिखाता है, जिसे देखकर वो चौंकती है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें जाकर ये हकीकत बतानी होगी। तो वो उसको कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको एक्सपोज जरूर कर दूंगी। तभी फिर वो उसको अपने साथ लेके चला जाता है। अब वो उसको एक क्लब लेके जाता है और कहता है तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं आऊँगा। कि अचानक एक क्लाइंट आता है एजिंग का और उसको कहने लगता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, हमें सक्सेस पार्टी इंजॉय करनी चाहिए। वो जैसे इसको अंदर लेकर जाता है, वहाँ पर एजिंग और चूसी होते हैं और वो उसके साथ चिपक रही होती है, जिसे देखकर वैनलिंग को अच्छा नहीं लगता। वो जैसे वहाँ पर जाकर बैठती है तो वो उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको कहती है क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। और अचानक से वही क्लाइंट कहने लगता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की फिल्मिंग की हीरोइन चूसी है, तो इसके लिए हमें टोस्ट तो करना होगा और इस पार्टी में हमें खूब इंजॉय भी करना होगा। वो ड्रिंक सबको दे रहा होता है और सब लोग अग्री करते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, लेकिन वैनलिंग इससे इनकार कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि एजिंग एक ड्रिंक भर के देता है और उसको कहने लगता है कि चलो इसको टोस्ट करो। तभी फिर वो जैसे ही देखती है वो उस ड्रिंक को गिरा देती है और कहने लगती है कि जी नहीं, ये इससे डिजर्व नहीं करती। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और वहाँ पर ही चूसी भी बहकाने लग रही होती है एजिंग को। वो इसे क्वेश्चन भी करता है तो वो उसको कहने लगती है कि ये इसको डिजर्व नहीं करती और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ड्रग देने वाली भी ये थी। जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है एजिंग को कि तुम क्या बात कर रही हो। तो उसको एविडेंस भी दिखा देती है। जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर ही डरने लग रही होती है चूसी, लेकिन वो उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर वो एविडेंस दिखाकर सब कुछ बताती है कि ये सब कुछ इसी ने गड़बड़ की है। अब क्लाइंट भी यकीन नहीं कर पा रहे होते बिलिंग की बात का कि अचानक से जोयू आते उस मेट को लेकर। जैसे ही वो आता है तो बताने लगती है वैनलिंग के इसी ने तुम्हें ड्रग दिया था। अब वो मेट डर जाती है और कहने लगती है सब कुछ मैंने चूसी की वजह से किया था। अब वहाँ पर फिर से चूसी उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है क्योंकि एजिंग उसके प्यार में पागल और अंधा हो चुका होता है, तो वो उसी को प्रोटेक्ट करता है और उसकी बात पर यकीन कर पाता है। और वो ये भी कहती है कि अगर मैंने ड्रग दिया भी था, मैंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, लेकिन उस रात तो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ वैनलिंग ही थी। तभी फिर वो उसकी बातों में आ जाता है और उसको कहने लगता है कि हाँ तो उस रात तुम मेरे रूम में किस तरह से आ गई थी। ये आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, गुस्सा आने लगता है एजिंग को। वो उसको डांटने लगता है और कहने लगता है कि आइंदा तुम्हें हमारे फड्डे में पड़ने की जरूरत नहीं है। बीच में वैनलिंग उसको समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो प्रोटेक्ट करता है चूसी को और उसको लेकर चला जाता है। वहीं तबीयत खराब होने लग रही होती है वैनलिंग को, वो बेहोश होने लगती है। तो जोयू उसको अपनी गोद में उठाता है, लेके जाने लगता है। वही क्लाइंट बुराइयां करने लगता है वैनलिंग के बारे में। एजिंग को सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसको कहता है कि हमारी फैमिली का मसला है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जोयू आखिरकार हॉस्पिटल लेकर चला ही जाता है वैनलिंग को। उसको जैसे ही होश आता है वो उसको कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है कि मेरा बच्चा ठीक है। तो वो उसको कहता है कि हाँ ठीक है। तभी वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसके बारे में तुमने बताया नहीं इसको। लेकिन वो उसको रोकने लगती है कि नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी फिर वो उसको बातों बातों में कहती है कि वैसे ही हम डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। तो ये बात सुन के कहता है चलो ठीक है, वैसे भी वो पर्सन तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है कि क्या जल्द डाइवोर्स ले रही हो। तो उसको कहती है मुझे कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी है। तो वो अपने फादर के बारे में कहती है, तुम्हें पता है ना मेरे फादर की डेथ किस तरह से हुई थी। तो उसको कहता है कि हाँ, किसी ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और वो तुम्हारे फादर का उसके साथ कार एक्सीडेंट हुआ था। तो उसको कहती है मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो वो उसको स्टोरी बताने लगती है कि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार वो काम से जा रही होती है, वो एक पर्सन को देखती है जो कि एजिंग के भाई को पकड़ता है और उसको कहने लगता है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे ना इस काम के लिए। अब वो इससे इस तरह की डिस्कशन कर रहा होता है, जिसे देख के इसको पता चल जाता है इसके फादर को मारने वाला कोई है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से पीछे से इसको कोई पकड़ता है और एजिंग के भाई को लगता भी है वहां पर कोई है। तो दिखाते हैं कि उसी रात होटल में नशे में एजिंग होता है और आकर इसे साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश करता है। उसको रोकने भी लगती है और धक्का वगैरह भी देती है, लेकिन उसको किसी ने ड्रग दिया होता है जिसकी वजह से वो उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर देता है। अब वो ये सारी बात जोयू को बताती है और कहने लगती है कि मुझे सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करना है कि कुछ ना कुछ इस फैमिली का और फू फैमिली का ताल्लुक है या कुछ ना कुछ चूसी इसके पीछे हो सकती है। तभी फिर ये डिस्कशन कर रहे होते एक नर्स आकर एक चीज़ दे देती है पार्सल विनलिंग को और उसमें दिखाया जाता है कि बॉडी का एक पार्ट होता है जिसे देखकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसमें फोटो होती है जो कि वेनलिंग की होती है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होती है और जोई उसको कहने लगता है कि हमें ये पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि क्लाइंट कॉल करती है और बताने लगती है वेनलिंग को कि कंपनी में कुछ मसला चल रहा है, आपको चल के देखना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि चूसी बहकाई जा रही होती है एजिंग को कि तुम्हें पता है कि वेनलिंग रात भर कहाँ रही थी, वो यहाँ पर आई भी नहीं है और सुना है सोयू उसका पुराना क्लास फेलो है।
कहीं वो उसके साथ तो नहीं थी। तभी फिर वो ये बात सोचने लगता है कि ज़ोई उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था कि अचानक से क्लाइंट भाग कर आती है और आकर कहने लगती है कि कंपनी के बाहर बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है। वहाँ पर चूसी मुस्कुराने लगती है क्योंकि सारी मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाने वाली वही थी। जैसे वहाँ पर वेनलिंग जाती है तो सब कहने लगते हैं, डायरेक्टर वेनलिंग तुम्हारा करैक्टर ठीक नहीं है और सुना है कि तुम अपने फादर की वजह से इस पोजीशन पे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर इसके ऊपर कुछ चीज़ें फेंकी जा रही थी, ज़ोई आकर प्रोटेक्ट करता है। एजिंग और वेनिंग वहाँ पर आते हैं तो जैसे ही वो इनको देखते हैं तो उसको कहता है तुम ठीक हो, तो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर मीडिया वाले फिर से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और चूसी एक लड़की को इशारा करती है, वो इन पे एसिड फेंकने लग रही होती है। तो बीच में दिखाते हैं कि एजिंग आता है और चूसी को प्रोटेक्ट करने लगता है। जैसे ही उसको प्रोटेक्ट करता है वेनलिंग देखती है कि इसको सिर्फ इसी की परवाह हो रही है और इससे कितना प्यार करा है। तो चूसी कहने लगती है कि पता है कि डायरेक्टर वेनलिंग के दौरान बहुत सी बातें की जा रही हैं, वो खुद ही तुम्हें बताएगी। तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे पता है आप लोगों को मुझ पे बहुत से शक चल रहे हैं, लेकिन कुछ देर तक मैं इसका आपको आंसर जरूर करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो दिखाते हैं कि ज़ोई उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो उसको लेके जा रहा होता है, पीछे से एजिंग देखता है जिसे देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। उसके पीछे पीछे आता है और आकर क्वेश्चन करने लगता है कि रात भर तुम दोनों साथ थे ना। तो उसको कहती है हाँ थे, तो फिर क्या। तो उसको कहता है कंपनी की रेपुटेशन इससे खराब हो सकती है। बीच में कहने लग रहा होता है ज़ोई कि मैं तो इसके साथ हॉस्पिटल था, लेकिन बीच में वेनलिंग उसकी बात काटती है और उसको कहने लगती है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊँ अगर तुम्हें रेपुटेशन का ज़्यादा ख्याल है तो हमारी रेपुटेशन ख़राब करने वाली चूसी ही थी। वो वीडियो दिखा देती है जिसमें ये एक क्लाइंट को किस तरह से बोल रही होती है कि ये सब कुछ वेनलिंग के खिलाफ करना है, जिसे देखकर वो डर जाती है और कहने लगती है कि नहीं, अगर तुमने ये लीक कर दी तो इससे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। और वो एजिंग की मदद लेने की कोशिश कर रही होती है। वो जैसे ही देखता है वो फिर भी साइड ले रहा होता है चूसी की, जिसे देखकर वो हैरान होती है और उसको कहती है कि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता भी चल गया लेकिन फिर भी तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो उसको कहता है मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसको कहती है कि पैसों को छोड़कर तुम किस तरह से कंपनसेट करोगे। तो वो उसको कहता है कि जैसे तुम बताओ। तो उसको कहती है कि मैं तुमसे डाइवर्स नहीं लेना चाहती। तो उसको कहता है इस बात को छोड़ दो, कुछ और बताओ। तो उसको कहती है ठीक है, अगर तुम कोई और बात चाहते तो मैं ये कहूँगी कि कंपनी के मामले में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी चूसी को ज़रूरत नहीं है। तभी फिर वो इस चीज़ के लिए अग्री कर जाता है, जिसे देखकर चूसी को गुस्सा आने लगता है। वो जैसे ही वहाँ से जाती है तो वो उसको कहने लगती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो उसको कहता है आइंदा ध्यान रखना, आइंदा तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो इसको ये कह के चला जाता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो प्लानिंग करती है कि वो दोबारा से वेनलिंग और एजिंग को एक साथ नहीं होता देखेगी। अब ज़ोई जाकर कहने लगता है वेनलिंग को कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो उसको कहती है कि तुम ही हो जो मेरी प्रेगनेंसी का ध्यान रख रहे हो और कोई भी नहीं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है ग्रैंड माँ की और उसको कहने लगती है कि हमने डिनर बनाए, तुम्हें घर आना होगा। तो वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जैसे ही घर जाती है वहाँ पर ग्रैंडफादर भी होती है। उससे पूछा जा रहा होता है कि एजिंग कहाँ है। तो जैसे ही आता है तो ग्रैंडफादर उसको बातों बातों में कहते हैं कि कंपनी के बारे में मुझे पता चल रहा है। चूसी कौन होती है बीच में बोलने वाली। इस चीज़ को लेकर आर्गुमेंट चलती है। ग्रैंडफादर गुस्सा होने लग रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन देने की वेनलिंग की कोशिश भी करता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसको डांट देते हैं। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि चलो ये सूप पियो, जिसे देख के तबीयत खराब होने लगती है। तो ग्रैंडमा को लगता है कि वेनलिंग प्रेग्नेंट है, लेकिन बीच में एजिंग कहने लगता है कि जी नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि नहीं, मेरी हालत भी ऐसी थी। तो वो उसको कहने लगता है कि नहीं, इसका स्टमक खराब हो सकता है। तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि क्यों, हम इसका चेकअप करा लेंगे। वहाँ पर ही वेनलिंग भी झूठ बोलने लगती है कि मैंने अपना चेकअप कराया, मैं प्रेग्नेंट नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है कि 3 साल हो गए, अब तक तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो। चलो मैं तुम्हें सूप देती हूँ, तुम्हें ये पीना होगा। यानी कि वो एजिंग को कहती है। तो उसको कहता है हाँ मैं पी लूंगा। अब अंदर जाकर वेनलिंग कहती है कि तुमने ग्रैंडफादर के सामने डाइवर्स की बात क्यों नहीं की। तो उसको कहता है कि वो पहले ही गुस्से में थे, मैं मौका तलाश करके ये बात करूंगा। तो उसको कहती है कि ठीक है, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। वो जैसे ही जाती है वहाँ पर तबीयत खराब होने लग रही होती है एजिंग की, वो थोड़ा हॉट होने लगता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वेनलिंग बाहर आती है और आकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसको कहता है कि उस सूप में टोनर मिलाया गया था। तभी फिर वो उसकी तरफ देखता है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसको सोफा की तरफ पुश करके उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। वो उसको रोकने भी लगती है। तो उसको देखकर कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, वो ये कहकर चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ, मुझे पता भी है कि मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वहाँ पर ही कॉल आ जाती है चूसी की। वो उसकी कॉल उठाकर कहती है कि कहाँ है एजिंग। तो उसको कहने लगती है वो शॉवर ले रहा है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लग रहा होता है और वो यही सोचती कि दोनों साथ क्यों हो रहे हैं। तो उसकी क्लाइंट उसको बहकाने लगती है कि एक चैरिटी डिनर आ रहा है, तो उसमें आप वेनलिंग से बदला ले सकते हो। तो वो ये प्लानिंग करने लग जाती है। जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसको कहता है तुम क्या कर रही थी। वो कहती है चूसी से मेरी बात हो गई है, जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि वो डिप्रेशन में जा सकती है। तो उसको कहती है तुम्हें मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको कहता है लगता तुम पागल हो गई। वो इसको ये बात कहता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही मैनलिंग नीचे आ रही होती ग्रैंडमा सामने आती हैं और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती कि तुम्हें चैरिटी डिनर पर जाना होगा, जिसे देखकर वो इनकार करने लगती है। लेकिन ग्रैंडमा कहती नहीं, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे फादर का हम पर बहुत एहसान है कि उसने मेरे हस्बैंड को किस तरह से अपना लीवर दिया था, और वैसे भी तुम वहाँ पर जाओगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ग्रैंडफादर भी वहाँ पर आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी वहाँ पर बहुत सी सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे। जिसे सुनकर वो सोचती है कि क्या पता मुझे अपने फादर के मर्डर के बारे में वहाँ पर कुछ पता चल जाए, तो वो जाने के लिए अग्री कर जाती है। दिखाया जाता है कि चैरिटी डिनर पर रेडी होकर वो जैसी वहां पर जाती है, वहां पर सब लोग बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं और कपल की तरह वहां पर दिखाते हैं कि एजिंग और चूसी आती हैं, जिसे देखकर सब कहने लगते हैं क्या इन्होंने शादी कर रखी है। तो वो जैसे ही देखता है वेनलिंग को, उसका मूड खराब होता है। वहां पर चूसी आती है और आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है ऑफकोर्स मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की, यहाँ पर मैं नहीं होंगी तो कौन होगा, और तुम यहाँ पर क्या करो, तुम्हें तो इन्विटेशन भी नहीं दिया गया। तो वो कहने लगती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एजिंग की वजह से आई हूँ, वही मुझे यहाँ पर लेकर आया, और वो उसको कहता है कि हाँ इसको लाने वाला यहाँ पर मैं ही हूँ। तभी फिर वो आर्ग्यूमेंट करने लगती है। तो अनाउंस किया जाता है कि चैरिटी स्टार्ट हो रही है। वहां पर जैसे ही दिखाते हैं कि चूसी जाकर एजिंग के साथ बैठती है, तो वेनिंग आकर कहती है कि तुम गलत सीट पर आकर बैठी हुई, मेरी सीट है। तो वो उसको इशारा करता है जाओ, तो वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी फिर वो उसको कहते लगता है कि चैरिटी स्टार्ट होने वाली है, जो चीज़ तुम्हें पसंद आए तुम ले सकती हो, इसको डाइवोर्स कंपनसेट समझना। तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो दिखाते हैं कि इसमें इन्हीं का घर का ऑक्शन लग रहा होता है। तो वहां पर ये स्टार्टिंग ही 30 मिलियन से ये करती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं कि हमारा ही तो घर है। तो उसको कहती है तुमने खुद तो कहा था जो लेना चाहो तुम ले सकती हो। पीछे से दिखाते चूसी भी लगा रही होती है बेट, तो दोनों बेट पे बेट लगा रहे होते हैं। जैसे ही 80 मिलियन का ये लगाती है तो बताया जाता है इसको कि इसके कार्ड में है ही 80 मिलियन। तो वहां पर ही वो थोड़ा घबरा रही होती है और 100 मिलियन की बेट लगा लेती है विलिंग। तो ये विलिंग ही बेट जीत जाती है, जिसे देखकर जेलस होने लगती है चूसी। वहां पर वो एक पर्सन को देखकर गुजरती है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि इसके फादर को मारने वाला यही पर्सन था। वो वहां पर जा रही होती है, चूसी उसको जाता देखती है और मन में सोचती है कि ये खुद जाल में फंस गई। अब वो उस पर्सन को फॉलो करते करते जा रही होती है। वो लिफ्ट से आगे चला जाता है, एक लेडी उसको जाने नहीं दे रही होती। तभी पीछे मिस्टर चैन आते हैं, जिसे देखकर कहती आप हो। तो वो उसको कहता है कि ये रखो कार्ड, तुम ऊपर जा सकती हो। तो वो फोन करके मिला हुआ होता है चूसी के साथ, उसको कहता है तुमने जैसा कहा था मैंने कर दिया है। ऊपर जाकर वैनलिंग 2 पर्सन को देखती है, उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करती है, तो दिखाते इसको कोई किडनैप कर लेता है। नीचे एजिंग के साथ चूसी जा रही थी और उसको अपनी बातों में ले रही थी, और टेरेस पर दिखाते वो पर्सन जोर जबरदस्ती कर रहा होता है वैनलिंग के साथ, जिसे देखकर वो उसको रोकने की भी कोशिश करती है। तो वहां पर ही वो ऊपर से देख लेता है कि ऊपर वैनलिंग के साथ कोई कुछ कर रहा है। चूसी उसको जबरदस्ती ले जाती है। तो वैनलिंग अब कहती है कि तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। तो वो पर्सन उसको कहने लगता है कि चूसी के कहने पर काश उस दिन तुम मर जाती, कार एक्सीडेंट में तुम बच कैसे गई। तो उसको कहती क्या मतलब ये सब कुछ तुम चूसी की वजह से कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि हाँ मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो उसको कहती तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। वो इस तरह की उससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है, और नीचे जैसे ही एजिंग जा रहा होता है उसको ख्याल आता है कि वैनलिंग के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है। तो अचानक से उसको उसकी चिंता होने लगती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर भागते हैं। मीडिया वाले वहां पर आ जाते हैं। ऊपर दिखाते हैं कि जोयू ने बचा लिया होता है वैनलिंग को। तो वो जैसे ही आता है तो वो कहता है कि जोयू तुम दूर रहो, और वहां पर ही वो अपना कोट पहनाने लग रहा होता है वैनलिंग को। बीच में वो लड़ने भी लग रहा होता है। वैनलिंग बोलने लगती तो उसको कहते हैं कि अभी तक हमारी डाइवोर्स नहीं है, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। जैसे ही मीडिया वाले आते हैं तो रेपुटेशन खराब करने की वैनलिंग की कोशिश करे थे, और जानकर चूसी ने उनको ये सब कुछ कहने को कहा होता है। लेकिन जोयो कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है चूसी, ये सब कुछ तुम ही कह रही हो। तभी फिर बीच में वैनलिंग भी बोलने लगती है और कहने लगती है कि मीडिया वालों को बुलाने वाली भी सिर्फ वैनलिंग ही है। अभी वो ये सारा इल्जाम चूसी पे डाल रही होती है। तभी चूसी भी इससे लड़ी होती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो वो उसको कहने लगती है कि इसने मुझे किसी मारने के लिए भेजा था ऊपर। तो वो सब कुछ बता रही थी एजिंग को, लेकिन उसको यकीन नहीं आता। तो वो एविडेंस भी दिखा देती कि उस पर्सन ने साफ कहा था कि चूसी ने इसको मारने के लिए भेजा है, जिसे देखकर वो थोड़ा खामोश होता है। तभी फिर वो कहने लगती है कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही, तुम मुझसे जेलस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मीडिया वाले क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। वहां पर वो रोने लग रही होती है, और बीच में जोयू भी उसका साथ दे रहा होता है। लेकिन चूसी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है, कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फिर वो उसको कहता है कि वो पर्सन जब भाग रहा था तो मैंने देखा था कि उसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर भी था। तभी वो कहने लगती है ऑफकोर्स मैं फेमस एक्ट्रेस हूँ, मुझे तो कोई भी जानता होगा। अब वो बहाना पे बहाना कर रही होती है, लेकिन इल्जाम लगाए जा रहे थे वैनिंग इस पे कि ये सब कुछ इसने ही किया है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब वो इसके रास पे रास खो रही होती है, लेकिन चूसी मानने को ही नहीं तैयार हो रही होती है। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है
अगर तुम लोग मुझ पे इल्जाम लगाना चाहते हो ठीक है, मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी तो सही रहेगा। वहां पर एजिंग उसको रोकने लगता है तो उसको कहने लगती है तुम्हें याद है ना कि तुमने कहा था कि हमेशा तो मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एक बार गुंडे इससे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो एजिंग आकर प्रोटेक्ट चूसी को करता है। तभी फिर उसको कहता है तुम ठीक हो ना, तो उसको कहती है कि हमेशा तुम मेरा ऐसे ही ध्यान रखोगे ना, मुझे कभी भी तुम अकेला नहीं छोड़ोगे। तो उसको गले से लगा लेता है। तभी फिर वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके बातें कर रही होती है। तभी फिर बीच में कहने लग रहा होता है एजिंग मीडिया वालों को कि किसी ने इस चीज़ की फिल्मिंग और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी फिर वो इस तरह की बातें करके इनकी बातों में आता है जिसे देखकर दिल टूट जाता है वैनलिंग का। अब ये बहसबाजी चल रही होती है कि अचानक वहाँ पर वही पर्सन को गिरफ्तार करके ले आते हैं। तो वो कहती है कि हाँ यही वो पर्सन था। वो आकर जानबूझ के इल्ज़ाम लगाने लग रहा होता है कि वैनलिंग के कहने पर ही मैंने ये सब कुछ किया था, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वो कहने लगती है तुम झूठ मत कहो, तुमने साफ कहा था कि चूसी की वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन वो इल्ज़ाम इस पे लगा रहा होता है और एजिंग भी बिल्कुल बातों में आ चुका होता है चूसी को, जिसे देखकर जोई को गुस्सा आने लगता है। वो डरने लगता है एजिंग से कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करना चाहिए लेकिन तुम ये कैसे कर रहे हो। वो उससे लड़ने लग रहा होता है लेकिन बीच में रोक देती है उसको वैनलिंग कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। अब सब कुछ जब इनके हाथ में आ चुका होता है तो कान में आकर बोलने लग रही होती है चूसी वैनलिंग की, तुम्हें पता है ना कि हमेशा एजिंग मेरी ही बात पर यकीन करेगा, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो उसको ये बातें कहती है और कहकर चली जाती है, जिसे देखकर दिल टूट जाता है वैनलिंग का। वो रोने लग रही होती है। सोई उसको प्रोटेक्ट भी करता है लेकिन वो उसको साफ कहती है कि मुझे उस पर्सन को पकड़ना है जिसने मेरे फादर को मारा था, चलो हम उसको बाहर चलकर ढूंढते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन चूसी के साथ रंग रंगीली मना रहे होते हैं। ये दोनों एक साथ होते हैं तो वो उसको कहता है कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही सब हो रहा है। तो वो उसको कहती कार एक्सीडेंट करवाने वाले भी तो तुम थे। तो वो उसको कहता है कि ये बताओ कि वैनलिंग का वो फैमिली से छुटकारा कब होगा। तो वो उसको कहती है कि एजिंग और वैनलिंग बहुत जल्द डाइवोर्स लेने जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीचे जाकर वैनलिंग उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन दिखाया जाता है कि उसको टेरेस से किसी ने फेंक दिया होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। और वहाँ पर मिस्टर चैन भी होते हैं और वो भी कार में बैठकर चले जाते हैं, जिसे देखकर वैनलिंग की तबीयत खराब होती है, वो बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं वो जैसी हॉस्पिटल में होती है वो उसी मर्डर के बारे में सोच रही होती है। अचानक उसको जाग होती है तो दिखाते हैं कि जो डॉक्टर के साथ खड़ा होता है। डॉक्टर साफ कहता है कि ये बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, इस तरह से इनका अबॉर्शन हो सकता है, जिसे देखकर वो चिंता होने लगती है। जोयू जैसे ही आता है तो कहती डॉक्टर ने क्या कहा है, वो बताने लगता है तो उसको कहती मैंने सुन लिया है। तभी फिर उसको कहने लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम्हें अब्रॉड बाहर चले जाना चाहिए। इस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है। एजिंग वहाँ पर आता है और आकर कहता है कि अब्रॉड जाने की क्या प्लानिंग चाहिए, जिसे देखकर जोयू साइडें लेने की कोशिश कर रहा होता है वैनलिंग की। तो वैनलिंग कहती तुम यहाँ कैसे आई। तो उसको कहता है कि तुम्हें पता है उस मर्डरर की डेथ हो चुकी है और जो इल्ज़ाम तुम लगा रही थी चूसी पर वो सारी वीडियो एडिटिंग की गई थी। अब वो सारा इल्ज़ाम वैनलिंग पे लगा रहा होता है तो जोयू बीच में बोल रहा होता है, प्रोटेक्ट वैनलिंग को कर रहा होता है। लेकिन वैनलिंग समझ जाती है कि एजिंग सिर्फ चूसी की ही साइड लेगा। तभी वो बातों बातों में इसको कहने लगती है कि ठीक है मैं सारा अपने पे इल्ज़ाम ले लेती हूँ और तुम्हें पता है कि बस मैं एक कंपनसेट चाहती हूँ। तो उसको कहता है क्या। तो उसको कहती है कि हमें जल्द डाइवोर्स ले लेनी चाहिए, आज हमें जाना होगा, जिसको वो अग्री कर जाता है। अब उसकी नीचे एक रिपोर्ट कार्ड पे नज़र पड़ती है, वो उठाने भी लग रहा होता है लेकिन वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। दिखाते हैं कि ये लोग डाइवोर्स के लिए चले जाते हैं। ये लोग पेपर्स भी साइन कर देते हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज निभाने की कोशिश कर ही रहे होते कि अचानक ग्रैंडमा की कॉल आती है। उसको कहती क्या तुमने ग्रैंडमा को बताया था। वो कहता है नहीं। तो ग्रैंडमा कॉल करके कहती कि ग्रैंडफादर हॉस्पिटल है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जिसे सुनकर ये लोग तुरंत वहाँ पर भागते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो ग्रैंडमा से पूछा जा रहा होता है, ग्रैंडमा रो रही होती है। तो डॉक्टर से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो बहुत वीक है, उनका कुछ पता नहीं वो जी पाएंगे कि नहीं, जिसे सुनकर ये लोग चिंता होने लगते हैं। अब ग्रैंडफादर को जैसे ही होश आता है तो वहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं जिंग को तो उसको डांटने लगते हैं कि तुम चूसी की इतनी साइड क्यों लेते हो, उस दिन की ऑक्शन के बारे में मुझे पता है। अब बीच में वो बोलना चाह भी रहा होता है लेकिन ग्रैंडफादर उसको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर दिखाते हैं कि मिस्टर चैन भी आते हैं और ग्रैंडफादर की तबीयत पूछते हैं। अचानक वहाँ एक नर्स खड़ी होती है। वो जैसे ही देखती है वैनलिंग को कहने लगती है कि तुम तो प्रेग्नेंट थी, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम यहाँ कैसे आई हो। ग्रैंड मदर ये बात सुनकर खुश होने लगती है, जिसे देखकर वैनलिंग घबराती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो बहाना करके बाहर जाती है तो वहीं एजिंग को शक होने लगता है। वो उसके पीछे जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम ये मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो। वो बहाना करने लगती है तो उसको कहता है ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो मानने से इनकार करके जाने लगती है। वो उसको पकड़ लेता है और उसको फोर्सली किस वगैरह करने लगता है। तो उसको रोक भी रही होती है लेकिन उसको ज़बरदस्ती किस किया जा रहा है। दूसरी तरफ से मिस्टर चैन आते हैं और आकर कहने लगते हैं चूसी को कि तुम्हें पता है कि इन लोगों का डाइवोर्स अब नहीं हो पाएगा। तो वो कहती क्या मतलब। तो उसको कहता है कि तुम्हें पता है वैनलिंग प्रेग्नेंट हो गई है। उसको रिपोर्ट कार्ड दिखा देता है
जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। उसको कहता है अब ये लोग बिल्कुल जुदा नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो इनको जुदा करने की प्लानिंग कर रही होती है। अब किस पे किस किया जा रहा था, एजिंग वैनिंग उसको धक्का देती है। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रही हो। तभी फिर वो उसको कहती है तुम इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। मन में प्लान करती है कि वैसे भी मैं 2 मंथ बाद चली जाऊंगी अब्रॉड और इसको बच्चे के बारे में नहीं बताऊंगी। तभी फिर वो उसको बातों बातों में कहती है कि तुम जेलस हो रही हो ना मिस्टर जो और मेरे रिलेशन को लेकर। लेकिन वो उसको कहता है कि जी नहीं, मैं तुम दोनों के रिलेशन से बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रहा हूँ। अगर तुम उसके साथ बाहर भी जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, ये मेरा मसला है, मैं जब चाहूँ। वो इसको ये बात कहकर चली जाती है। तो वैनिंग ग्रैंडमा के पास बैठी होती है और उनको एप्पल काट के दे रही होती है कि अचानक उसका हाथ कटने लगता है। एजिंग उसके पास आने लगता है, लेकिन जानबूझकर चूसी उसको उसके पास जाने नहीं देती और बातों बातों में कहती है कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी, तो मेरे साथ साइड पर चल सकती हो। तो वो उसको बाहर ले जाती है। तो उसको कहती तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तो उसको कहती है कि मेरी मर्जी। और वहाँ पर ही वीडियो रिकॉर्ड वैनिंग करने की कोशिश करी थी कि डॉक्टर्स आते हैं और उसको बेहोश कर अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर ही इसका अबॉर्शन कराने की कोशिश करी होती है। वो उसको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसको साफ कहती है कि नहीं, एजिंग ये बच्चा चाहता ही नहीं। वो जानकर झूठ बोल रही होती है, लेकिन वैनिंग कहती है तुम ये नहीं कर सकती। अब वो उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ से मिस्टर एजिंग वेट कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ चली गई हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है। अब दूसरी तरफ से बीच में चूसी बोले जा रही होती है कि इसको तो मैं खुद अपने हाथ से मारूंगी, लेकिन वो उसको रोकने के लिए बार बार कहती है कि तुम में बिल्कुल भी एजिंग दिलचस्पी नहीं लगता, फू फैमिली में तुम नहीं शादी कर पाओगी और मैं उसको ये बात सारी जाके बता दूंगी। जिसे देखकर चूसी को गुस्सा आने लगता है। वो उसको मारने लग रही होती है कि अचानक मिस्टर जो आते हैं और आकर स्प्रे फेंकते हैं बाकी लोगों के ऊपर और प्रोटेक्ट करके वहाँ पर वैनिंग को बाहर लेकर चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर एजिंग भी वेट कर रहे होते हैं कि आखिर ये कहाँ चली गई। वो ढूंढने की भी कोशिश करते हैं वैनिंग को कि अचानक दिखाते हैं कि पीछे पीछे चूसी आ जाती है वैनिंग के, उनको जाने नहीं दे रही होती। तो वैनिंग उसको कहने लगती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, एजिंग आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। एजिंग जैसे ही आता है और का कहने लगता है कि मेरी पर्सन को तुम लेकर कहाँ जा रहे हो, लेकिन जो कहने लगता है अब ये तुम्हारी नहीं, तुम लोगों की डाइवर्स होने वाली है। तो उसको कहता है अभी डाइवर्स हुई नहीं है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स ये मुझे प्रोटेक्ट करके लाए, ये सब कुछ चूसी की वजह से हुआ है। लेकिन चूसी अपना आप प्रोटेक्ट कर रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं। और मिस्टर जो भी इस पे ब्लेम कर रहे थे। तो उसको कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो उसको कहती मुझे पता था तुम मेरा कहना नहीं मानोगे। वो रिकॉर्ड कर देती है कि देखो तुम्ही ने कहा था कि ये तुम बच्चा नहीं चाहते, इसने ये बात मुझे कही। जिसे देखकर वो एविडेंस फेंकने की कोशिश करती है। तो उसको कहने लगती है कि तुम इस चीज़ से बच नहीं सकती। अब एजिंग को बातों में लेने की चूसी कोशिश कर रही होती है। वो अपने बंदे को कहता है इस एविडेंस को उठा। तो उसको कहती क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करे। तो उसको कहता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है। अब चूसी हार नहीं मान रही होती और बहका रही होती एजिंग को कि विनिंग झूठ बोल रही है, ये मुझसे जेलस है और क्या पता ये बच्चा जोयू का हो। तभी वो कहती मैंने पता करने की कोशिश की है, ये देखो तुम रिपोर्ट दे सकते हो। जिसे देखकर जोयू कहता है ये झूठ बोल रही है। तभी फिर इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और चूसी अपने आप को सच्चा दिखाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर ही हंसते हंसते कह देती है वैनिंग कि ये झूठ बोल रही है। जब ये मुझे लेकर गई थी ऑपरेशन थिएटर, मैंने तुम्हें मैसेज कर तो दिया था और वैसे भी यहाँ पर ही पेनल्टी टेस्ट करा दिया जाए, सच का सच सामने आ जाएगा। ये बात का डिस्कशन चला तो वहाँ पर ही डर जाती है चूसी और कहने लगती है कि नहीं, ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर ही वो सॉरी करने की भी कोशिश कर रही होती है वैनिंग की, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती और उसको कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एजिंग को वहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम डाउट होने लगता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ मान लेता हूँ और कहने लगता है कि तुम्हें किसी और को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वहाँ पर ही उसको बातों में लेने की कोशिश करती है। उसको कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वहाँ से ही चूसी जैसे ही चली जाती है तो दिखाते हैं कि लेके जाने लग रहा था जोयू, लेकिन मिस्टर एजिंग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैनिंग उसकी बातों में नहीं आती। तो उसको कहती है मैं जहाँ पर भी जाऊँ ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तभी फिर इनके आपस में बहस चल रही होती है। एजिंग को गुस्सा भी आने लगता है, वो जोयू को पकड़ता भी है, लेकिन वैनिंग जोयू का ही साथ देती है और उसको कहती है तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वहाँ से एजिंग गुस्से से चला जाता है। वहाँ पर तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है वैनिंग की। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें अपना आप ख्याल रखना चाहिए। तो वो उसको कहती है ठीक है, लेकिन मुझे और चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी है मेरे फादर के मर्डर के बारे में। तो वो उसको कहता है कि जब तुम्हें पता है कि इन सब के पीछे चूसी है, तुमने एजिंग को क्यों नहीं बताया। तो उसको कहती है कि जी नहीं, वो उसको बहुत प्रोटेक्ट करता है, उसका कहना मानता रहता है, तो वो यकीन नहीं कर पा जाएगा, हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाने होंगे। सीन शिफ्ट होता है। वैनलिंग अपने फादर के मर्डर को डिस्कस कर रही होती है। एक पर्सन उसको बता रहा होता है कि चूसी का पहले ही एजिंग के भाई से अफेयर चल रहा था और उसके चलते ही वो एजिंग के करीब गई थी। इनका कोई मिशन चल रहा था और वो ये भी बता देता है कि ये लोग कंपनी के दरमियान कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में आपके फादर को पता चल गया था और यूएसबी का पासवर्ड भी आपके फादर को पता था। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि एजिंग वैनलिंग के बारे में सोच रहा होता है और उसको चूसी पे मुकम्मल डाउट हो चुका होता है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि पिछले 3-4 साल की
मुझे चूसी के खिलाफ सारी रिपोर्ट्स चाहिए। तो दिखाते कुछ देर बाद जैसे असिस्टेंट आता है वो सारी चूसी की रिपोर्ट्स इसके सामने लाकर दे देता है और ये भी पता चलता है कि ड्रग देने वाली भी चूसी ही थी और उस दिन होटल में वही पाई गई थी। वो मर्डरर के बारे में भी पता करता है तो बताया जाता है कि वो मर्डरर वही था जिसने उस दिन किडनैप करने की कोशिश की थी वेनलिंग को, जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। तभी फिर ये डिस्कशन चल रहा होता है तो मिस्टर चैन आते हैं और आकर कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है, हॉस्पिटल में भी ये दोनों लड़कियां लड़ रही हैं जिससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है और ग्रैंडफादर ने तुम्हारी वेनलिंग से शादी की थी, अब ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा। अब वो जानकर इस तरह की बातें कर रहा होता है तो वो अपने भाई को कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में ध्यान रखूंगा। अब वेनलिंग एजिंग के रूम में जाने लग रही होती है तो अचानक से वो डोर ओपन करता है, वो जाने लगती है, उसको ज़बरदस्ती अंदर ले आता है, उसको साथ जो ज़बरदस्ती करता है वहाँ उसकी तबीयत ख़राब होने लगती तो उसको कहता है तुम ठीक हो, तो वो उसको कहने लगती है कि बस कर दो, तुमने चूसी को जेल क्यों नहीं भिजवाया। वो उसको इस तरह की क्वेश्चनिंग करती तो उसको कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन उसको गलत समझती है और उसको बातें सुनाकर चली जाती है कि तुम अपना नुकसान खुद ही करोगे। वो जैसे ही बाहर निकलती है फ़ोन पर बात कर रही होती तो अचानक दिखाते हैं कि चूसी ने उसको किडनैप करवाया होता है। वो जैसी चूसी के सामने जाती है वो कहती तुमने ये सब कुछ क्यों किया। उसको कहती है ऑफकोर्स तुम्हारा जी कर रहने का फ़ायदा क्या, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास भेज रही हूँ। तभी फिर वहाँ पर जोयो की कॉल आती है तो चूसी उसको इशारा करती है उसको हकीकत मत बताना। तभी फिर वो उसको कहता है तुम ठीक हो ना, तो वो उसको झूठ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और जान के क्लू दे देती है कि तुम्हें पता है एजिंग ने मेरे साथ गलत किया, उसको मैसेज दे देना कि मेरे फादर ने तुम लोगों के साथ अच्छा किया लेकिन तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है। तो दिखाते हैं कि चूसी उसको एक जगह पे मट्टी के नीचे दफना देती है। इधर से दिखाते हैं कि एजिंग वहाँ पर ही खड़ा होता है। अचानक वहाँ पर जोयो भागते हुए आता है तो वो आकर थप्पड़ मारता है तो उसको कहता है कि तुमने आखिर कहाँ छुपा के रखा है वेनलिंग को। तो उसको कहता है कि क्या हुआ, वेनलिंग कहाँ है। तो उसको कहने लगता है जब मैंने उसको कॉल की थी मुझे उसकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था वो खतरे से बाहर नहीं और उसने तुम्हें इस तरह का मैसेज भी दिया, जिसे देखते ही उसके फादर की ग्रेव के पास भाग के जाता है। तो जोयो कहता है तुम यहाँ क्यों आए। तो उसको कहता है क्या पता यहाँ पर हमें वेनलिंग का क्लू मिले। वो उसको बार बार ढूंढ रहा होता है, हर जगह देख रहा होता है। अचानक से वो उसकी रियरिंग गिरे हुए देखता है जिसे उठाकर उसको डाउट होता है। वो जल्दी से भागता है, मट्टी वगैरह हटाता है और वो देखता है कि वहाँ पर वेनलिंग बेहोश पड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और उसको अपने गले से लगा लेता है और देखकर रोने लगता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी लेके जाता है हॉस्पिटल कि उसकी जान को बचाया जा सके। अब वो उसको लेकर जैसे ही जा रहा होता है तो उसको अंदर ले के चले जाते हैं, जिसे देखकर उसकी तबीयत ख़राब होने लग रही होती है। तभी फिर वो कहता है कि चूसी के बारे में पता करो और वहाँ पर ही उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है और जोयो भी उसको देखकर गुस्सा ही कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि चूसी को पकड़ के लेके आया जाता है। वो उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। तभी फिर वो उसको सारी सच्चाई बताता है कि मुझे पता है कि ड्रग देने वाली भी तुम थी और तुमने जो वेनलिंग के साथ किया उसका अबॉर्शन कराने की भी कोशिश की, मुझे सब पता चल गया है। जिसे देखकर वो नहीं मान रही होती, उस मेड को बुलाया जाता है और मेड भी सारी सच्चाई बता देती कि किस तरह से इसने मुझे ऑर्डर दिया था। तो वो मेड को डांटता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो कहती है कि मेरी बेटी को लेकर ये मुझे टॉर्चर कर रही थी और ब्लैकमेल कर रही थी, जिसे देखकर वो उसको सब बताता है। तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। तो उसको कहती है कि तुम इसको प्यार कहती हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। तो बताया जाता है कि होश आ चुका है वेनलिंग को, वो जाने लगता है तो पीछे से चूसी उसको पकड़ लेती कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि नहीं तुमने गलत किया है और तुम्हें अब जेल करा देनी चाहिए। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल में बताया जाता है कि इसकी हालत थोड़ी नाजुक है। वो जाने लग रहा है, जोई उसको रोकता है तो उसको कहता है मैं अभी भी इसका हस्बैंड हूँ, तो मुझे नहीं रोक सकते। और नींद में वेनलिंग एजिंग का नाम ले रही होती है, वहाँ से जोयो चला जाता है तो उसके पास बैठा होता है। तो वो कहती मैं मरना नहीं चाहती। उसको जैसे ही देखती है तो उसको धक्का देती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुमने क्यों नहीं चूसी को पकड़ा था, वो मेरे साथ कैसा करी थी। उसको गले से लगा लेता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर ही वो उसको कहता है कि मैंने उसको पुलिस के हवाले अब करा दिया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तभी वो कहती है कि रूम की लाइट्स क्यों ऑफ है। तो फिर वो उसको कहता है कि रूम की लाइट्स तो ऑफ नहीं है, उसकी आंखों की तरफ इशारा करता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि लाइट्स तो ऑन है, जिसे देखकर वो कहती है मुझे नज़र नहीं आ रहा और वो वहाँ पर ज़ोर से रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, एजिन वेनलिंग से मिलने के लिए जा रहा है तो जो सामने आता है और उसको कहता है मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगा, तुम्हारी वजह से वो अंधी हो गई है। वो उसको कहने लगता है कि जी नहीं, वो मेरे साथ सेफ रहेगी, लेकिन जो कहता है कि सबसे ज्यादा अनसेफ वो तुम्हारे साथ है। एजिन कहता है कि मुझे उसको अपने साथ लेके जाना है, वैसे भी वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जो चुप हो जाता है, वो अंदर जाता है, पीछे पीछे एजिन भी जा रहा होता है। तो वेनलिंग कहती है कौन आया है। तो मिस्टर जो कहते हैं कि मैं आया हूँ, जिसे देखकर वो कहती है थैंक गॉड तुम हो, एजिन नहीं है। अब एजिन ये सब कुछ सुन रहा होता है और बीच में कहने लगता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन वेनलिंग कहती है कि नहीं, मुझे डर है, वैसे भी
चू को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तो वो उसको कहता है कि उसको गिरफ्तार कर दिया है, मैंने उसको जेल भिजवा दिया, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वो आने लग रहा होता है, जो रोकने भी लगता है, लेकिन मेलनी कहती है मुझे घर ही जाना है। तो एजिन उसको घर लेके जैसे ही जाता है, मेड आकर कुछ बताना चाह रही होती है, उसको इशारा करके भेज देता है। वो उसको कहती है क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, उसको लिटा देता है और लिटा के जाने लगता है कि मेलनी उसको रोकती है और उसको कहती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे पता है तुम बिजी भी हो। तो वो उसको कहता है ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसका ध्यान रख रहा होता है कि अचानक से उसका असिस्टेंट आता है और आकर बताने लगता है कि चू भाग चुकी है, जिसे देखकर वो परेशान होने लगता है। इस चीज़ को ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसको दोबारा से पकड़ना है, क्योंकि खतरे से बाहर नहीं होगा। पीछे से वेनलिंग आके कहती है कि हुआ क्या है। वो उसको कहता है कुछ भी नहीं हुआ, तुम बैठ जाओ। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। वो मेड से बनवा के लाता है। तो उसको कहती है मेड ने बनाया। तो उसको कहता है कि हाँ जो तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वो खाने लग रही होती है तो वो रुक जाती है। तो उसको कहता है पसंद नहीं है, मैं किसी और से बनवाता हूँ। वो कहने लगती है कि तुम्हें तो मेरी चॉइसेस भी सही से पता नहीं है, तुमसे अच्छा तो जो है उसको मेरे बारे में पता तो है। वो जाने लगती है, लेकिन उसको रोकता है और ज़बरदस्ती करता है कि तुम नहीं जा सकती। उसको धक्का देती है, उसको चोट लगती है। तो वो उससे पूछती भी है कि क्या हुआ, तुम्हें लग गया। वो उसको कहता है कुछ नहीं और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि चूसी को मैंने जेल भिजवा दिया है, अब वो यहाँ नहीं आ पाएगी। जिसको देखकर वो उससे आर्गुमेंट करने लगती है कि उसकी वजह से तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया था। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस बढ़ जाती है, लेकिन वो उसको कहने लगता है तुम आसानी से यहाँ नहीं जा सकती हो, हर वक्त तुम जो का नाम क्यों लेती हो, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि नहीं, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। और उसको दिल ही दिल में कुछ फील भी हो रहा होता है। वो मोबाइल भी मांगती, वो बहाना कर देता है। तभी फिर वो ढूंढते ढूंढते सीनरी पे हाथ लगता है। तो वो उसको कहने लगती है कि ये सीनरी तो चूसी ने कहा था कि तुमने उसके लिए खरीदी है। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तुमसे जो कह दिया तुमने मान लिया। तो उसको कहता है ये तुम्हें पसंद थी, याद है एनिवर्सरी पे तुमने मांगी थी। तो उसको कहती क्या ये तुम मेरे लिए लाए थे। तो वो उसको बताता है कि हाँ एनिवर्सरी पे ये तुम्हें पसंद थी, तो उस दिन जब मैं अब्रॉड से मीटिंग से वापस आया था तो ये मैं तुम्हारे लिए ले आया था। तो उसको कहती इट मीन्स कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो उसको कहता है कि हाँ मुझे पहली नज़र में तुम पसंद आ गई थी। तो वो उसको कहती है कि अगर पसंद आ गई थी तो तुम डाइवर्स क्यों देना चाह रहे थे। तो वो उसको कहता है उसके पीछे कुछ रीज़न थी, चूसी से मैंने कुछ प्रोमिस किए थे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, अगर मैं तुम्हें पसंद भी थी फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कैसे किया। अब वो इन सब चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहा होता है और उसको खूब मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ रहकर मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और अगर तुम्हें जो के पास जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे गलत मत समझो। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं अपॉइंटमेंट के बाद जो उसको लेके जा रहा होता है और वो दोबारा से अपने फादर के डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में कह रही होती है और कहती है कि पहले मैं ग्रैंडफादर से मिल लूँ, उसके बाद में ये सब कुछ देखूंगी। वो अंदर जैसे ही जाती है तो दिखाते हैं कि चूसी ने चाकू पकड़ के खड़ा होता है। वो ग्रैंडफादर को बुला रही होती है, वो कोई जवाब नहीं दे रही होती है। पीछे से चूसी आती है और उसको कहने लगती है मैं यहाँ पर हूँ। जिसे देखकर वो चौंक जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर से भी निपटना था, अब तुमसे निपटने के लिए आई हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लग रही होती है, लेकिन जैसे तैसे जान बचाकर बाहर भागती है और सामने जू आता है। तो वो उसको बता देती है कि डॉक्टर को बुला, ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं, वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर ही एजिन आता है, वो जैसे उसको हॉस्पिटल लेके जाता है उसको होश आता है। तो कहने लगती है कि ग्रैंडफादर कहाँ है। अब वो देख पा रही होती है तो वो उसको कहता है कि तुम देख सकती हो। तो उसको कहती है हाँ। तो उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ है, ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो चुकी है। तो वो उसको कहता है ये हो ही नहीं सकता, मेरा भाई वार्ड में खड़ा था, वहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं, ये तुम कैसे कह सकती हो। तो उसको कहने लगती है कि जी नहीं ऐसा ही हुआ। वो भाग कर जाती है, ग्रैंडफादर को देख रही होती है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। एजिंग भी परेशान हो रहा होता है और नर्स से भी पूछता है, लेकिन वो अंदर जा चुकी होती है। अब वो लड़ रही होती है एजिंग से कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने चूसी को क्यों नहीं अरेस्ट करवाया था। तो उसको कहता है मैंने तुम्हें बताना था, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब थी, वो वहाँ से भाग चुकी थी। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस पड़ रही होती है, लेकिन वो इसको गलत इंसान समझ रही होती है कि काश मैंने खुद ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट किया होता, आज उनके साथ ये सब कुछ ना होता। तुमने ये सब कुछ गलत किया है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उस लड़की की वजह से कितने नुकसान होते जा रहे हैं। वो उसको यकीन भी दिला रहा होता है कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मान रही होती। वो जाने की बात कर रही होती है, लेकिन वो उसको कहता है कि खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें मेरे घर में जाके बंद रहकर रहना होगा, क्योंकि तुम पर कभी भी खतरा हो सकता है। तो वो अपने बंदों को बुलवाता है और उसको घर भिजवा देता है। अब डॉक्टर आता है, उससे कंडीशन पूछी जाती है, वो बता देता है कि वो हार्ट पेशेंट थे, हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरी तो दिखाते हैं कि अंदर रोई जा रही होती है वेनलिंग और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, और बाहर ही खड़े होकर रो रहा होता है एजिंग, क्योंकि उसको पता होता है कि ग्रैंडफादर भी गुजर चुके हैं, अब क्या बनेगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि एजिन
चूसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था, तो वो उसको बताता है कि उसके फादर की डेथ के पीछे भी चूसी रीजन थी, और उसके भाई का भी शक दिलवाता है कि उसका भाई भी उसके साथ इन्वॉल्व नजर आ रहा है, क्योंकि चूसी उसके भाई के विला में छुपी हुई है, जिसे देखकर उसको कुछ ना कुछ डाउट हो रहा होता है, और उसको कहने लगता है कि भाई की हरकतों पे काश मैंने पहले ही नजर रख ली होती। तभी फिर वो मजीद इन्वेस्टिगेशन के बारे में कह रहा होता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में और कुछ जाना है, और वो वेनिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं वो जैसे ही घर जाते हैं तो मीट बताती है कि वेन्नी कुछ भी नहीं खा रही है, तो वो अंदर जाकर उसको कहता है खाने पीने के बारे में, लेकिन वो उसको साफ कहती है मुझे यहाँ से निकलने दो। वो उसको कहता है ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है। उसको कहती है कि तुम ये चूसी को प्रोटेक्ट करने के लिए करे ना, तो वो उसको कहता है तुमने जो समझना है समझिए, तुम्हारे फायदे के लिए। तो वो कहती है कि ठीक है मैं अपने आप को मार दूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें भेज दूंगा। तभी फिर वो उसको आके पकड़ता है, प्रोटेक्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है, वो उसको जोर से मुक्का मारती है। तो वो उसको कहता है तुमने मेरे साथ जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम अपने ऊपर जुल्म मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। वो जैसे ही नीचे जाता है तो ग्रैंड मदर सामने होती है, उसको थप्पड़ लगाकर कहती है ये सब कुछ चूसी की वजह से हुआ है, काश तुम उसकी बातों में ना आए होते, मैंने तुम्हारी शादी वेनिंग से की थी। तभी फिर वो उसको कहता है क्या आपको भी ऐसा लग रहा है मैं बुरा इंसान हूँ? तो वो उसको कहती है कि अभी भी जो तुमने गलती की है तुम्हें उसको सुधार लेना चाहिए, तो तुम्हारे हक में ज़्यादा फायदा होगा। तो वो पानी लेके जा रहा होता है वेनिंग को देने के लिए, लेकिन वो देखता है वो ऊपर से भाग चुकी होती है। अब दिखाते हैं कुछ दिन का गैप दिखाया जाता है, असिस्टेंट आता है और सारी मालूमात दे रहा होता है और बताने लग रहा होता है कि चूसी और मिस्टर चैन इकट्ठे भाग चुके हैं, और वो ये भी बता देता है कि वेनलिंग और मिस्टर जो अब्रॉड जा चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं, लेकिन वो वहाँ पर ही हैं। तभी वो कहता है कि क्या उनको वापस लाया जाए? तो वो उसको कहता है कि नहीं, वो वहाँ पर जहाँ पे भी हैं खुश रहें, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दिल हार चुका होता है, उसने बहुत सी गलतियाँ की होती हैं और वेनलिंग को लेकर परेशान भी होता है। अब कुछ दिन का गैप दिखाया जाता है, वेनलिंग फ़ोन पर बात करते हुए जा रही होती है मिस्टर जो से, और वहाँ पर उसको लगता है कि कोई उसको फॉलो भी कर रहा है। तो वो एक जगह पे जाकर छुप के खड़ी हो जाती है और एक पर्सन इस पे वाकई नज़र भी रखी होती है, और पीछे से दिखाते हैं कि चूसी आती है। तो उसको कहती है तुम यहाँ? तो उसको कहती है हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो दिखाए जाते हैं कि चूसी के फादर बांध रहे होते हैं चूसी को भी और वेनलिंग को भी, जिसे देखकर वो हैरान हो रही होती है। वो उसको कहती है क्या चल रहा है? तभी फिर वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स अब देखते हैं ना किस तरह से बचाने आते हैं इजिंग हम दोनों में से, अब हम दोनों में से वो किसको प्रोटेक्ट करेगा। अब वो इस तरह का खेल खेली होती है। वेनिंग उसको समझाने की भी कोशिश करती है कि जब तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें चूज करेगा। तो उसको कहती तुम्हें क्या लग गया था कि वो मुझसे नफरत करता है? तुम्हें ऐसा लगा था उसने मुझे जेल करवा दी है? ऐसा तो उसने किया नहीं। तो वो कहती क्या मतलब? इट मीन्स कि इजिंग ने झूठ बोला था। अब जान के फिर से वो इनमें लड़ाई करवाने की कोशिश करती है कि हाँ उसने झूठ बोला था, वो देखना मुझे ही प्रोटेक्ट करेगा। तो दिखाया जाता है कि वहां पर भाग कर आ जाता है इजिंग और आकर कहने लगता है कि जितने पैसे आपने कहे थे मैं लेके आने को तैयार हूँ। तो वहाँ पर ही वो डर रही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन मिस्टर चूसी के फादर कहने लगते हैं कि नहीं, मैंने तुमसे 10 मिलियन का कहा था, लेकिन दोनों लड़कियों की कीमत तो 20 मिलियन है, तो तुम्हें ज़्यादा देना होगा। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आपने जितना कहा था मैं वो देने को तैयार हूँ। और बीच में बहकाई जा रही होती है चूसी के मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें मुझे चूज़ करना होगा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। और वेनलिंग ने हम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश की है, तुम्हें मुझे चूज़ करना होगा। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो चूज़ करने के नाम पर साफ कहता है कि मैंने वेनलिंग को चूज़ करना है, मैं अगर रहूँगा तो इसके साथ रहूँगा। जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है चूसी को कि ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझे पसंद करते, मैं देखो करती क्या हूँ इसके साथ। वो अपना हाथ छुड़वाती है और मारने की कोशिश करने लग रही होती है वेनलिंग को, कि बीच में दिखाते हैं कि एजिंग आ जाता है, जिसे देखकर चूसी रोने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, ये कैसा हो गया। अब बंद कर खड़ी होती है वेनलिंग, वो प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है कि वो एजिंग को प्रोटेक्ट करे, वो नहीं कर पाती। वहाँ पर ही दिखाते हैं मिस्टर जो पुलिस को लेकर आता है और इन लोगों को वहाँ से ही अरेस्ट कर दिया जाता है। तभी वो कहता है तुम लोग रुको, मैं बाकियों को लेकर आता हूँ। उनके जाने के बाद दिखाते हैं कि मिस्टर चैन आ जाते हैं, जिसे देखकर वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारा भाई है। तो वो उसको कहने लगता है कि इन सबको यहाँ से उठाकर ले जाओ, जहाँ फेंकना है फेंक दो। बीच में एजिंग भी अपने भाई से क्वेश्चनिंग करने लगता है, तो वो उसको साफ कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, इसी वजह से मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। मैं काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा था तुम लोगों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। बीच में वेनिंग भी बोल रही होती है कि तुमने ग्रैंडफादर के साथ ऐसा क्यों किया, वो तो तुम्हारे साथ अच्छे थे, तुम्हारे रिलेटिव थे। लेकिन वो सारा इल्जाम लगा रहा होता है कि ग्रैंडफादर की भी ज्यादा तो तवज्जो इसकी तरफ थी, वो मेरे साथ क्या कर रहे थे। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और इनको गलत पे गलत समझे जा रहा होता है कि अचानक वहाँ पर दिखाते ग्रैंड मदर आती हैं और ग्रैंड मदर आकर प्रोटेक्ट करने लगती है और डांटने लगती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो और तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ इसकी वजह से नहीं हुई थी। तो उसको कहता क्या मतलब। तो ग्रैंड मदर बताने लगती है ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से इनकी डेथ नहीं हुई थी, तुम गलत इजिंग को समझ रहे हो। तो उसको कहता है दुनिया तो यही कहती थी कि ईडी की वजह से हुई है। तो उसको कहती ऐसा कुछ भी नहीं था और तुम्हें पता है कि इजिंग तुम्हारा रियल
भाई भी नहीं है और ये तुम्हारे भाई का बाप का नाजायज़ बेटा भी नहीं है। उसको ये बताती कि ये तुम्हारी आंटी का बेटा था, जिसे देखकर वो हैरान होती कि ये आप कैसे कह सकते हो। तो ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ, इसकी मदर को लेबर पेन हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी, और ये बात तुम्हारी मॉम को भी पता है, और तभी तुम्हारे फादर ने सोच लिया था कि इसको मैं अपना बेटा बनाकर घर लेकर आऊँगा। और ग्रैंड फादर और हम सबको ये बात पता थी, लेकिन तुम दुनिया की बातों में आ गई। जिसे देखकर वो हैरान होता है, उसको कहता है आप एजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सब बातें कर रही हो ना। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर मिस्टर सो आ जाता है और दोबारा से इनको अरेस्ट करवा लेता है। वहीं एम्बुलेंस को कॉल की जाती है और एजिंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब वेनलिंग बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इनको जैसे ही अंदर लेकर जाते हैं तो ग्रैंड माँ परेशान होने लग रही होती हैं और वेट करते हैं। तो डॉक्टर आकर बताता है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ पता नहीं उसको कब होश आए। तभी फिर ग्रैंड मदर कहती है कि वेनलिंग मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर जू इनको टाइम दे देते हैं। ग्रैंड मदर इसको लेकर जाती है, कुछ फाइल्स वगैरह देती है और कहने लगती है कि एजिंग को अपनी गलती का बहुत एहसास है और वो तुम्हारे साथ लाइफ भी बिताना चाहता है, लेकिन उसने तुम पर छोड़ दिया है कि तुम क्या करती हो। उसने यही कहा है कि तुम यहाँ से अब्रॉड चली जाओ, जैसे ज़िंदगी जीना चाहती तुम जी सकती। तो ग्रैंड मदर भी इसको कहती है कि तुम्हें यही करना होगा। तभी फिर वो आती है एजिंग के पास अंदर, उसको किस करती है क्योंकि वो उसको बहुत प्यार भी करती होती है। तो वो वहाँ से जा चुकी होती है। वो जैसे ही जा रही होती है तो मिस्टर जो उससे क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा फील करते, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं मानती हूँ कि हम दोनों का ये ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि एजिंग ने भी मुझे एक चांस दे दिया है, तो मैं उसकी काइंडनेस को नहीं भूलना चाहती हूँ। यानी कि उसके दिल में अभी भी एजिंग के लिए मोहब्बत ही होती है। तो वो अब्रॉड चली जाती है। दिखाया जाता है अब्रॉड में वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही होती है और लोग भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये भी बातें कर रहे होते हैं कि कब से प्रेग्नेंट है, इसके हस्बैंड को तो हमने कभी नहीं देखा। अब वो खुली हवा के नीचे सांस भी ले रही होती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है अब्रॉड, क्योंकि उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, ना ही चूसी का टॉर्चर होता है। वहाँ पर वो बैठ कर अपना काम कर रही होती है और एक डॉग के साथ खेल रही होती है कि अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि सही सलामत एजिंग आता है और उसको देखकर इशारा करता है और ये देखकर मुस्कुराने लगती है। यानी दोनों एक हो जाते हैं और फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।